Assalamu alaikum bachcho. Our today's discussion is about one of the most pressing threats and opportunities in the form of artificial intelligence. उन इश्यूज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो इस टाइम अभी भी इंसानियत शायद कभी बहुत बुरी तरह कंफ्यूज है या शायद बहुत अच्छी तरह क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक फोर्स फॉर डिसरप्शन है। बट अल्टीमेटली साइंस की किसी भी शय के मुतल्लिक कंक्लूजन यही दिया जाता है कि एक चीज जो है वो रादर एमोरल, उसको तो पता ही नहीं है, दैट इज बियॉन्ड मोरालिटी, दैट इज बियॉन्ड एथिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है, इसको कंट्रोल तो आप ही कर रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली तो ह्यूमंस यूज किस तरह करते हैं ये डिपेंड करता है, और इसी में पोटेंशियल है बहुत बेहतरी का भी, बहुत भलाई का भी, बहुत आसानी का भी, जिससे फिर हमारा एजुकेशन सेक्टर को हम पढ़ते हैं बड़ा क्या लें, बड़ा बेसिक हद तक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ ली, एजुकेशन के फ्लॉज पढ़ लिए। एग्जामिनर समटाइम्स आपको एजुकेशन के रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी देता है। साल के तौर पे ये बहुत बच्चों ने इसको एज ए कोटेशन यूज भी किया कि एक जो एजुकेशन है विदाउट मोरल वैल्यूज, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज बड़ी अच्छी चीज है, येट इट क्रिएट्स क्लेवर डेविल्स। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्रिएट्स क्लेवर डेविल्स। तो ये मुख्तसर करके आपको सुना रहा हूँ। अब इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मसला ये है कि इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म है और इसके ऊपर इसकी बहुत सारी स्पोर्ट्स भी हैं। इस मौजू पे मैं बच्चों को ये कभी भी नहीं कहता कि आप लोगों से अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि एआई अच्छी चीज है या बुरी, तो आप इसको लाजमी बुरा कहें। एआई के रिलेटेड आप अपने बेंट ऑफ द माइंड से चल सकते हैं, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से चल सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहा है। Many people love AI, जिनके अपने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो इससे कमा रहे हैं, they have some different perspective of artificial intelligence। although आपके साथ बैठे एक नॉर्मल गुफ्तगू में कमा AI से ही वो रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल गुफ्तगू में बैठ के कह यही रहे हों कि बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। सो स्पोर्ट में भी देयर आर काउंटलेस आर्ग्यूमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकली। मिसाल के तौर पे आई एडवाइज यू to read the model of Estonia. It's a wonderful model on artificial intelligence. Then you should read use of AI in China. That would give you a good picture of authoritarian tendencies in a state and the level of scrutiny of everything a person has in their lives, जिसको कहते हैं टोटलिटेरियन स्टेट। और टोटलिटेरियन स्टेट जैसे नॉर्थ कोरिया है और चाइना है, वहां पे एआई कैसे इंसान के दिमाग पे काबिज है, किस तरह इसने इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है। जिस पे मैंने आप लोगों से अपनी एक असाइनमेंट शेयर की थी, वो एक आउटलाइन थी कि उसमें एक पॉइंट था प्रोग्रेस के अगेंस्ट मैंने लिखा था, और उसमें मैंने एआई के मुतालिक लिखा था कि एनस्लेवमेंट ऑफ माइंड्स एंड सोल्स ऑफ ह्यूमंस। हम तो जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे हर लिहाज से एआई के गुलाम हो चुके हैं, या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के। तो अब आपके पास चॉइस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट पे लिखना चाहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट लिखना चाहते हैं। एक तो इस हवाले से examiner has not any specific requirement from you, but एग्जामिनर एहतियात फिर यही है कि समटाइम्स आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता है,
समटाइम्स एग्जामिनर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देता है जिसमें वो आपसे जो उसकी हमने ऐसे की टाइप्स में पढ़ा था, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। अब उसमें सॉरी, वो ऐसे जो फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा एआई के। वो अगर आपसे कह रहा है कि एआई के ऊपर कोई पॉजिटिव इसकी डोमेन आपसे पूछ रहा है, तो फिर इसके अगेंस्ट नहीं जाना। अगर वो आपसे एआई का आपसे नेगेटिव यूज पूछ रहा है या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पूछ रहा है, तो फिर इसी बात पे लिखना है। ये एहतियात अलबत्ता जरूरी है। क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे में जो आपका दिल करता है करें। उसने कहा है कुछ भी ऐसा, आपसे ओपिनियन चाहिए कि ये अच्छी साबित हुई है या बुरी साबित हुई है, फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है या नहीं है, उसमें अपनी मर्जी का स्टांस आप लोग ले सकते हैं। एआई के मुतल्लिक अगर बात करें तो इन एक्चुअल अल जजारी, a Muslim scientist who is also considered the father of robotics, जिसने ऐसे कुछ वो एक रोबोट बनाया जिससे वुजू करवाया जाता था, और इसी तरह मौसीकी के रिलेटेड कोई उसने बनाया। वो ऑटोमेटेड सिस्टम थे वो। तो एआई को भी जाहिर है, इंसान एआई इज evolution of the highest point in the human's spirit to create things। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह इस दुनिया में भेजा है, या यूं कह लें जो लोग मजहब को नहीं मानते उनके नज़दीक ह्यूमंस आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशी इन द इवॉल्व्ड क्रिएचर इन द वर्ल्ड। जो जानवरों में ह्यूमंस सबसे टॉप पे हैं, साइंस की जुबान में अगर कह लें तो इनमें एक 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 एक, एक कुदरती इनकी फितरत में, इनकी जिबिल्लत में ये उनसर रखा गया था टू क्रिएट थिंग्स। उन्होंने फिर मतलब क्रिएट तो किया, रिक्रिएट क्रिएशन के थ्रू अपने आप को एक तो बढ़ाया। जैसे पाकिस्तान इस हवाले से माशाल्लाह दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक की फहरिस्त में आता है, जिसमें लोग अपने आप को बहुत अच्छे से रिक्रिएट करते हैं, और हम दुनिया में रिजल्टेंटली 5वें नंबर पे हैं आबादी के हवाले से। बट उस रिक्रिएशन के अलावा इंसान ने टूल्स भी बनाए। जब इंसान ने टूल्स बनाना शुरू किए तो उन इस टूल मेकिंग की, जिसको हम एपिटमी कह सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं, उसने कहा कि क्यों ना टूल भी ऐसा बनाया जाए जो इंसान की तरह ही काम करे, इंसान की तरह ही दिखे। और फिर उसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए उसने जो है वो एग्जिस्टिंग लाइफ को रिक्रिएट करने की कोशिश की। कुत्ता बना दिया रोबोट की शक्ल में, सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। और एआई फंक्शन करती है चंद ऐसे प्रिंसिपल्स पे जो एग्जैक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस जिस तरह फंक्शन करती है उन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती है। सो एक ह्यूमंस में पावर है डिसीजन मेकिंग की ऑन सम साइंटिफिक ग्राउंड्स। अब यही रीजन है कि ह्यूमंस जैसे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, एआई उस तरह इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। येट ह्यूमंस अपने डिसीजंस में कुछ प्रैक्टिकल डाटा भी शामिल करते हैं अलोंग विद दोज इमोशंस। उसके पास कुछ प्रैक्टिकल डाटा बेस भी अवेलेबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जी नहीं नहीं, सही है, सही है। और ये जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इसको हमने सबसे पहले रोबोटिक्स में डाला कि रोबोट्स डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या रोबोट्स हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। फिर बोल सकते हैं। लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च। लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई, लैंग्वेज की खसूसियात क्या हैं,
लैंग्वेज क्या कर सकती है, इसकी पावर क्या है। सो लैंग्वेज इन इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में या लिटरेरी टॉपिक्स में, लिटरेरी डोमेन में एक बड़ा खूबसूरत एरिया ऑफ रिसर्च है कि लैंग्वेज की क्या काबिलियत है। लैंग्वेज की काबिलियत दी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और फिर उसको एज क्लोज टू ह्यूमंस बनाने की कोशिश की। नाकाम हुए अभी तक, पूरी तरह उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सके, लेकिन बिल्कुल उसको ऐसी काबिलियत देने की कोशिश की कि वो इंसान की तरह ही बात करे। उसको ये भी बता दिया कि ऐसी सिचुएशंस में इंसान इस तरह महसूस करता है, उसको गुस्सा आता है। सो इमोशंस का नॉलेज उसको एटलीस्ट दे दिया। वो आपको डिस्क्लेमर दे देगी एआई के, आई एम नॉट लाइक अ ह्यूमन, मैं इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, लेकिन आप परेशान हैं लिहाजा मैं भी आपको कहती हूँ कि आप परेशान ना हो। या उसको इतना एक कॉन्सेप्ट इमोशंस का दे दिया वाइल गिविंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि वो एज क्लोज टू ह्यूमंस हो गई जितना ह्यूमंस बनाना चाहते थे। जहां से फिर एआई के खतरात ने भी जन्म लिया कि आपने तो कहीं वो जिसके लिए एक लफ्ज साइंस फिक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है, फ्रैंकेनस्टाइन मोस्टर के नाम से। तो वो फ्रैंकेनस्टाइन मोस्टर जो आपने बना दिया, वो कहीं आपका सर्वेंट होने के बजाय आपका डेंजरस मास्टर तो नहीं बनने जा रहा। टेक्नोलॉजी इज ए गुड सर्वेंट एंड ए डेंजरस मास्टर, इस तरह की कोई, इज अ डेंजरस मास्टर बट अ गुड सर्वेंट, इस तरह की कोई कोटेशन है जिसपे ऐसे आया भी था। तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज इसको दी लैंग्वेज की शक्ल में, कम्युनिकेशन की शक्ल में, रीडिंग की शक्ल में, देखने की शक्ल में। कुछ ह्यूमंस के जो खवास हैं, देखना सुनना, हवास खमसा जो हैं, उनमें से कुछ हमने इसको दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। जस्ट लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई भी उसी तरह फंक्शन करती है, डिसीजन मेकिंग में आपको ये हेल्प की भी करेगी। फिर कंप्यूटेशनल एबिलिटी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें तो जाहिर है इंसान की ये क्रिएटेड जो थिंग है, ये फिर इंसान से तो बहुत ऊपर जा चुकी है। अब ये तो हमने एआई को डिफाइन कर लिया, देखा कि इंसान चूंकि तबीयत में है ही क्रिएटर की एक फितरत रखता है। रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो इसको नहीं मानते उनके लिए ये लिखना जरूरी नहीं। रिलीजियस टेक्स्ट के मुताबिक अल्लाह ने इंसान में अपनी रूह फूंकी है। सो दैट स्पिरिट जो इंसान में फूंकी गई है, उस वजह से इंसान में कुछ खसूसियात खुदाई भी हैं। अगरचे उसी मतलब इंसान की औकात सिर्फ यही है कि जितनी उसकी एक बंदे की औकात हो सकती है और जितनी खुदा की औकात हो सकती है, फर्क इतना ही है। yet we find some godly features in humans। ये भी एक गॉडली फीचर था ह्यूमंस में कि उन्होंने क्रिएट करना है। सो इस क्रिएशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अल जजारी को बानी माना जाता है। बाद में फिर 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में आ गई यूरोप में, आस्ता इस पे काम होना शुरू हो गया एआई पे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एआई के फायदे क्या हैं। हमारे लिए तो ये काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें तो अब वो 10-15 एरियाज पता हैं जिनमें हमने एआई को बस शामिल करते जाना है। बात तो इंसानियत के सबसे बड़े कंसर्न्स पे ही होगी ना, उन्हीं में देखा जाएगा कि एआई उनमें सपोर्ट कर रही है या क्या कर रही है। तो एजुकेशन, नो डाउट एजुकेशन ने, आप अगर बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं तो एआई ने एजुकेशन को बहुत आसान किया है। अब इसमें मसाइल हैं, तो कोई भी जब टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है तो उसमें रिफाइनमेंट होती रहती है, वक्त के साथ साथ मजीद रिसर्चेस के साथ साथ रिफाइनमेंट होती रहती है। एआई भी, इसको आप अच्छा खासा ट्रेन कर सकते हैं और ये बड़े आपको स्पेसिफिक जवाब भी दे सकती है। और चैट जीपीटी से अब आगे एआई निकल चुकी है। कुछ अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे फोरम्स हैं जो आपको बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देते हैं एजुकेशनल डोमेन में।
सो इंसान का जो टाइम एंड स्पेस के कंस्ट्रेंट खत्म कर दिए। क्विकली आपको अब लाइब्रेरियां नहीं पुराने जमाने की तरह छाननी पड़ेंगी, जगह जगह से 50 आर्टिकल्स नहीं पढ़ना पड़ेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ भी है, थोड़ा सा आपको खुद भी चीजें पता हैं, या थोड़ी सी भी आप में अकल है, तो एआई आपको एक बेसिक पिक्चर तो एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मुख्तसर वक्त में दे देती है। एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है एआई ने, इसके अच्छे खासे टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे वो तमाम चीजें जो इंसान की लर्निंग को अगमेंट कर सकती हैं, चाहे वो कोई एनिमेशन है, चाहे वो कोई लेक्चर की शक्ल में है, आप इससे कुछ कहें, आपको ये किसी टेक्स्ट को लेक्चर की शक्ल में कन्वर्ट करके दे देगी, एक वीडियो बना के दे देगी। बहुत से बच्चे होते हैं, उनसे लंबा चौड़ा टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ा जाता, ये आपको उसी का एक लेक्चर बना के दे देगी। ये आपको किसी भी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट में से फंडामेंटल पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके दे देगी। तो हमारे ट्रेनिंग के दिन बड़े बिजी हुआ करते थे। तो ट्रेनिंग के दिनों में हमें कुछ किताबों के बहुत बड़ी बड़ी खौफनाक 3-3 हज़ार 35-35 100 पेजेस वाली कुछ किताबों के भी जो है वो टारगेट मिला करते थे, क्योंकि डायरेक्टर जनरल सीएसए उनको थोड़ा सा अदब का शौक था, तो उन्होंने हमें बहुत बड़ी बड़ी किताबें दी। और उन किताबों के अलावा साथ में और 1000 एक्टिविटीज चल रही थी। सभी ने भला हो चैट जीपीटी का, सभी ने चैट जीपीटी की वहाँ से चंद पॉइंट्स निकाले और जो क्वेश्चंस आया वो उनको अटेम्प्ट कर दिया। मसलन रोमन एम्पायर पे अगर बुक पढ़ी हमने, तो ये आपको एक बहुत बड़ी बुक का विच विच कुड बी अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर यू गाइस, कि आपने अगर कुछ 4 किताबों के नाम सीएसएस में सुन रखे हैं, तो यार पढ़ नहीं सकते, आपको बस आपके जहन में वो किताबें लटकी रहती हैं कि यार ये किताब बड़ी अच्छी है, फलां के पास भी होती है, फलां के पास भी देखी है, फलां सोशल मीडिया पे भी देखी है, नाम भी इसका सुना था, तो पढ़नी थी एटलीस्ट एआई से उसका जो है वो चैप्टर वाइज उसको कह के एआई को इतना ही कह दो कि जितने उसके चैप्टर है ना, उन चैप्टर्स के हिसाब से उसका जो मैसेज है वो बता दे। या उसके मोटे मोटे मिसाल के तौर पे वाई नेशंस फेल बहुत से लोग मेंशन करते हैं, उसको कोट भी करते हैं, पढ़ी किसी ने नहीं होती। क्योंकि यही है कि आप कम से कम वाई नेशन फेल के कोई 10-15 ही मोटे मोटे आइडियाज निकाल लो, आप इंटरव्यू में भी डिफेंड कर सकते हो, उनको रिटर्न में कहीं कहीं यूज भी कर सकते हो। तो एजुकेशन में तो लिखने को बहुत कुछ है कि एआई ने सपोर्ट किया एजुकेशन में। फिर गवर्नेंस की तरफ आ जाए। गवर्नेंस में अब यहाँ तक तो डिस्कशन बहुत अरसे से चली आ रही थी कि डिजिटलाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू द challenges of governance in पाकिस्तान। डिजिटलाइजेशन से बगैर गवर्नेंस नहीं ठीक होने जा रही। तो एआई क्या है? डिजिटलाइजेशन का ही रूज है ना। एआई आपके बहुत सारे काम कर सकती है, आपके बहुत से आप एआई को बहुत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कितने की बंदे हायर कर लेंगे रियासत के लेवल पे अगर देखा जाए, कि आप तो अपनी आबादी बढ़ाई जा रहे हैं, पीछे से अगले मर नहीं रहे, नए पैदा होते जा रहे हैं। तो स्टेट के पास रिसोर्सेज, कभी इस चीज को आप भी एनालाइज करें कि लिमिटेड रिसोर्सेज होना एक स्टेट के लिए कितना बड़ा मसला है, और वो फिर पॉपुलेशन को किस तरह देखती होगी। हम तो यहाँ सिर्फ इसको एक आर्ग्यूमेंट की हद तक पढ़ते हैं ना, कि जी कि अब आबादी ज्यादा हो तो रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, उसमें कोई रिसर्चेस भी कुछ कोट कर देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सही। हकीकत में एक गवर्नमेंट के लिए पॉपुलेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। आप उसको वो हर बंदे को गवर्नमेंट मुलाजमत नहीं भी दे सकती। एम्प्लॉयमेंट जनरेट जनरेट करना इज अ वेरी टफ टास्क फॉर एवरी गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम यूरोप का मसला है, अमेरिका का मसला है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब पिछले आए तो उनका ये गोल था कि मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़नी, मैंने कोई ट्रम्प से वॉर नहीं करनी, मेरा फॉर द मोमेंट सबसे पहला फोकस इमीडिएट इश्यूज ऑफ गवर्नेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये नहीं जैसे हम इधर गवर्नेंस करते हैं, हम कोई बहुत बड़े जो है वो हैंडसम पीएम होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि गवर्नेंस क्या है, हम अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी खेल रहे हैं, और इसी चक्कर में भुगत रहे हैं।
तो गवर्नेंस आप जो है वो जब हर बंदा हायर नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेड एबिलिटीज हैं, तो वहां पे बहुत से गैप्स एआई फिल कर सकती है। फिर एआई से इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो रेवोल्यूशन आ चुका है और आ सकता है। अगर एक्चुअली बिजनेस ने प्रोडक्टिव भी होना है, कोई बिजनेस वाकई प्रोडक्टिव होना चाहता है, तो उसके फेवर में है कि उसके पास ह्यूमन रिसोर्स कम हो, वो ग्रो उसका उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन दैट केस स्टेट के पास फिर ये जो है वो काबिलियत होनी चाहिए कि या तो उसकी इकोनॉमी डाइवर्स हो इतनी कि जहां जहां जिस किस्म की मर्जी वर्क फोर्स बैठी हुई है वो अच्छा प्रोड्यूस कर रही है। मसलन आज तक हम तो एग्रीकल्चर से बाहर ही नहीं आ सके। ये अभी रिसेंट कुछ इयर्स में सर्विसेज सेक्टर आपकी जीडीपी में एग्रीकल्चर से ऊपर जाता है। तो इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन हम तो ला ही नहीं सके। बट अगर हम एआई के अकॉर्डिंग वर्कफोर्स को नहीं भी ट्रेन कर पा रहे, तो एटलीस्ट हमारा फोकस इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन पे होना चाहिए कि भाई एआई नहीं है तो ना सही हम दुनिया को बहुत अच्छा फ्रूट बेच लेंगे। देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स। हम दुनिया को बहुत अच्छे मिनरल्स बेच लेंगे, हम दुनिया को अपनी खूबसूरती बेच लेंगे टूरिज्म की शक्ल में। जब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और एआई जो है वो अपनी वर्कफोर्स को, जो अनएम्प्लॉयड हो रही है एआई के आने से, गवर्नमेंट जब उस वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तो यही फिर एआई की नेगेटिव साइड। अगर हमने फिर वो पैरेलल चलेंगी। अब ये आपको ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड अपील करती है। लिटरे आप अगर लिटरेचर में देखेंगे तो लिटरेचर कोई भी जो अच्छा है उसका सीधा सीधा फोकस है इंसान। उसको फिर ज़रूरी नहीं है कि बहुत चीज़ें पता हो। एक साइंटिफिक बंदे से आप जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट से एआई का व्यू लें तो हो सकता है वो आपको बड़ा अच्छा व्यू दे। तो एजुकेशन की बात की हमने, गवर्नेंस की कि गवर्नमेंट को तो मल्टीपल लेवल्स पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बहुत अच्छे से एआई हेल्प कर सकता है। क्राइम इससे रिड्यूस हो सकता है, विच इज ए प्रेसिंग इशू फॉर द ह्यूमैनिटी। यूएसए में बहुत ज्यादा क्राइम रेट है, और मतलब वहां पे तो एक दफा लाइट गई थी तो बहुत ज्यादा क्राइम्स हुए थे। तो मतलब यूएस जो है वो रिपीटेड जो ऑफेंडर्स हैं वो यूएसए में तो बहुत है, और वहां पे तो एक बहुत बड़ा निजाम है जेलों का, प्राइवेट जेल्स का। तो एआई तो बहुत बड़ी जरूरी हो जाएगी अगर इंसान को कंट्रोल करना है तो एक जमाना था जब ये दास्तानें मशहूर हुआ करती थी कि फलां इश्तिहारी था जो है वो पुलिस से भागा हुआ था, तो 30 30 40 40 साल जी भी लेते थे। अब तो इन्होंने कच्चे के डाकू बहुत सारे मार दिए, ड्रोन से मार दिए। जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एआई को तो जरूरी तौर पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो एक क्या आप लोगों को एक पीसफुल मुआशरा नहीं चाहिए? अगर आप एआई को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपको मतलब क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के नाम से कि टेक्नोलॉजी या एआई कैसे आपको हेल्प करती है, तो आप क्राइम का पैटर्न क्या है उस पैटर्न को स्टडी करना, नेक्स्ट किसी जगह को पे उस तरह का कोई सीरियल जो एक्शन है वो होने से जो है वो बचाना, डाटा सेव रखना, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिसमें ये आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हेल्प आउट कर सकती है। तो गवर्नेंस के तो मल्टीपल एंगल्स हैं ना। रियासत में जो कुछ करना है उसके लिए एज एन एसेंशियल टूल रियासत इसको इस्तेमाल कर सकती है। मेडिसिन में बात करें, मेडिकल फील्ड में, तो जो कि इंसानियत का मसला है वो कैसे सेहत, हेल्थ, एजुकेशन के साथ मेंशन किया जाता है, और साथ साथ ही रहने चाहिए। तो हेल्थ में इसने डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस में बहुत अच्छा हेल्प किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने। ये मेडिकल फील्ड में वाकई रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। इतने माइन्यूट लेवल पे
जो मेडिकल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसमें एआई की बहुत बड़ी सपोर्ट है। सो इसी तरह आप इसको क्लाइमेट चेंज में मेंशन करेंगे, इसी तरह आप इसको इकोनॉमी में मेंशन करेंगे, इसी तरह आप एआई को जो है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए मेंशन करेंगे, गवर्नेंस के लिए मेंशन करेंगे, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए मेंशन करेंगे। इसको आप एआई को ही तो यूज करके आप बहुत सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे हेट लिटरेचर, हेट स्पीच, इस तरह की बहुत सारी चीजों को एआई के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एआई जो है वो आपको ये क्लाइमेट में अगर आप लोग मेंशन करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे से जो है वो किसी भी जगह की फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, नेचुरल डिजास्टर्स के हवाले से, कहाँ कहाँ पे किन किन सोर्सेज की किस किस तरह की टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, इस तरह मल्टीपल डोमेन्स में आपको क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है। नुकसान की डोमेन में फिर इन्हीं चीजों में से जो जो ये नुकसान कर रही है, साल के तौर पे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट तो पहला मसला है। अनएम्प्लॉयमेंट करवा दी इसने, बहुत सारे लोगों की जॉब्स खा गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी में जो लोग थे, जो अपने आप को, आईटी एक ऐसी डोमेन है कि जिसमें आपको कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना पड़ता है। आप एक टेक्नोलॉजी को एक अरसे तक बेच सकते हैं, एक स्किल को। अब तो एआई के आने से इतनी डिसरप्शन हुई है आईटी मार्केट में कि बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने जो है जो वो कमा रहे हैं। जो एआई को सीख गए हैं वो बहुत कमा रहे हैं, बाकी सारे अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और हर जगह पे यही चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े ले ऑफ्स हो रहे हैं। वहां से आईटी की फोर्स में तो बहुत से लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है इस फील्ड में। अनएम्प्लॉयमेंट और इतने सेक्टर्स थे जिनमें ये जो है वो लो स्किल्ड वर्कर की तो बिल्कुल ही खा गया। अब लो स्किल्ड वर्कर जो है उसको जब तक रियासत या कोई पक्का काम नहीं देती या फिर उसकी रीस्किलिंग, अप स्किलिंग नहीं करती, जो मैंने आपको फिर जो है वो राइटिंग के लिए टॉपिक भी दिया, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग जब तक नहीं होती तब तक अनएम्प्लॉयमेंट तो एआई आने वाले दौर में मजीद खाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अगर आप इसको डेमोक्रेसी के लिए देखें तो इसमें डेमोक्रेसी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इससे मसाइल पैदा भी किए गए हैं। तो जिसको हम कहते हैं स्टीलिंग, वर्चुअल डिक्टेटरशिप या डिजिटल डिक्टेटरशिप। एआई इज अ डिजिटल डिक्टेटर। और इसने डिक्टेटरशिप को ना सिर्फ जो है वो एक मुल्क में फैलाने के लिए हेल्प किया है, एक मुल्क में अपने लोगों को, बल्कि उस डिक्टेटरशिप से आप इस डिजिटल टूल से बाकी दुनिया की डेमोक्रेसीज के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं। वहां पे भी आप डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज या ला रहे हैं या वहां पे उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके इलेक्शंस चुरा रहे हैं, स्टीलिंग द मैंडेट, स्टीलिंग द इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सो क्विकली सबसे पहले तो हम जुबानी बातों के बजाय कुछ चीजें लिख भी लेते हैं।
तरह बहुत से फायदे मतलब लिखे जा सकते हैं इसके। अभी मैंने तो सिर्फ 11 बेनिफिट्स लिखे हैं, बहुत कुछ और लिखा जा सकता है। मेडिकल फील्ड मिसाल के तौर पे मैंने मिस किया, लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेटिंग की ज़रूरत थी, एक्टिंग में, डिबेटिंग में, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें इसने ह्यूमन जो है वो स्किल्स को ऑगमेंट किया है। लीगल फील्ड में मिसाल तौर पे आप बहुत अच्छी फिर डिबेट करना सीख जाएंगे किसी केस के ऊपर। आप जो है वो कौन से एरियाज ऑफ रिसर्च हो सकते हैं, वो आपको इस हवाले से हाईलाइट कर सकता है। वो कोई भी केस है प्रैक्टिकली उसमें आपको गाइड कर सकता है। तो हाँ, बाकी क्लाइमेट चेंज का जो मैंने कहा उसमें अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, रिसर्च एंड इनोवेशन हो सकता है कि किस तरह की क्रॉप्स ग्रो करनी है हमने, उसके लिए बीज क्या होने चाहिए। फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है एआई आपको। वाटर मैनेजमेंट में जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे लेके आना है, उस हवाले से बड़े अच्छे आपको जो है वो एआई जो है वो हेल्प आउट कर सकती है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसमें एक तरफ आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बच जाएंगे, दूसरी तरफ से आप बहुत अच्छी और हेल्दी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मल्टीपल वे से आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं।
12 लिखे हैं मैंने, इस तरह और बहुत से हो सकते हैं। ये तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको, असल में पहला लेक्चर मैं हमेशा कोशिश करता यही हूँ कि जितना हो सके फंडामेंटल्स पे बात हो जाए। उसके बाद आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपके पास पॉइंट्स तो इंशाल्लाह बहुत आ जाएंगे। अब 10-10, 11-11, 12-12 पॉइंट्स इसी वजह से आपको बताए जा रहे हैं कि चलो आपको जो आपके एरियाज ऑफ इंक्वायरी या एरिया ऑफ राइटिंग होने चाहिए, जहां से आपने ऐसे में लिखना, पॉइंट नहीं बोलना, वो तो आप लोगों को हर ऐसे में ही मतलब मैं रिवाइज करवाता रहूँ। तो एरियाज यही हैं, वही हमारा डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, वाटर क्राइसिस, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, वही सारे इश्यूज हैं। आज हमने इसके फंडामेंटल्स देख लिए एआई के, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस पे चलती है, इसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि हम डेथ टू क्रिएटिविटी पे बात कर लें, एआई कैसे है, या मज़ीद इस हवाले से कोई और इससे अच्छा टॉपिक है। जैसे एक वो था डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, न्यू फ्रंटियर्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल। उसका मतलब यही था अल्टीमेटली साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, वो सारी चीज़ें आनी थी। ग्लोबलाइजेशन तो वहीं की वहीं है, लेकिन डिजिटली हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, और अब डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे नुकसान क्या है, तो वो अब उसने ग्लोबलाइजेशन और एआई को रिलेट किया है। तो इस तरह कुछ अच्छी डायमेंशंस हैं जिन पे हम इंशाल्लाह फिर बात कर लेते हैं। फायदे और नुकसान हमने देख लिए। एनी क्वेश्चंस अबाउट द बेसिक्स ऑफ एआई? बताएं बच्चों। बाकी ये आप डिजिटल डिवाइड एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पूछ रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट। सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारी स्किल्स इररिलेवेंट होगी ना, ये तो इसमें इसका वो एरिया है जो हम सभी को नजर आता है। ओ, मिसाल के तौर पे हेलीकॉप्टर वीडियो मेकर, जो एक सबसे बड़ी मशहूर जो है वो एक पिक्चर है कि एक हेलीकॉप्टर में एक जो है वो वीडियो मेकर बैठे होते हैं। और उसने कहा कि ये हेलीकॉप्टर का ड्राइवर, ये जो अंदर बैठा हुआ है वीडियोग्राफर, ये इन सभी की जॉब चली गई एआई के आने से। इसी तरह इंडस्ट्रीज में जब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आई है, तो वो तमाम बंद काम, जो प्रिंसिपल है बेसिकली मैस प्रोडक्शन का, मैस प्रोडक्शन, आप फिर इंसान भी मैस रखने पड़ेंगे ना। अब आप बहुत, और ऑन दी अदर हैंड आप जो एआई से काम ले रहे हैं, जो रोबोट्स से काम ले रहे हैं, वो तो मैस प्रोडक्शन हकीकत में उनसे हो रही है। और आपके जो है वो एक्सपेंसेस भी बहुत सारे बच गए हैं, और एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा आ गई है, स्पीड भी आ गई है, सारी चीज़ें। तो जितने भी लो स्किल्ड वर्कर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही, या अगर वो एम्प्लॉयमेंट कहीं अपनी जो है वो दे रहे थे, क्या कहते हैं, सर्विसेज दे रहे थे, तो अब वो इररेलेवेंट हो गए। जिस वजह से तो ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट भी जो है वो इतना बड़ा वो हुआ। और इसी वजह से फिर ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एआई की वजह से बहुत सडन। आप देखते हैं कि एक बंदा एआई का माहिर है तो वो दुनिया का जो है वो अमीर तरीन इंसान बन गया, और आप उसके एसेट्स देख लें। तो ये है एक स्टेट में, तो विद इन स्टेट्स भी इनइक्वालिटी इसी से आई है, बिटवीन स्टेट्स भी इसी से आई है, और बहुत तेजी से आ रही है, और इसी वजह से डिजिटल डिवाइड होगी तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाएगी। बाकी लेक्चर के हवाले से अब आज कोशिश की मैंने कि
मुझे एक मेरे जो जहन में बात रहती है वो ये रहती है कि जो बच्चे हैं वो मॉडर्न जनरेशन है, हो सकता है इनको क्विकली जवाब चाहिए। बहुत से लोग मेरे ख्याल से ऐसे हैं जो लंबे लेक्चर से थोड़ा सा घबराते भी हैं। कभी कभार बात बहुत लंबी भी हो जाती है। अब आप लोगों के लिए वैसे अब तो लेक्चर्स अनफॉर्चुनेटली आपके ख़त्म हो गए। बहरहाल चले एक्सपीरियंस के लिए या आपको फीडबैक के लिए कि क्या साइज होना चाहिए लेक्चर का, कि जिस पे आप लोगों को लगे कि अच्छा डाटा जो है वो हमें मिल गया है। क्योंकि इसी लेक्चर को लंबा भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोग चूंकि पढ़ के लेक्चर्स में से बहुत सी चीज़ें मैं जानबूझ के रिपीट भी करता हूँ कि अब आप कुछ इक्विप हो गए होंगे। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए एक लेक्चर का? इतना काफ़ी है? आपको थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी जाए या लाजमी 2 घंटे की जो है वो गुफ्तगू हो? 45 मिनट्स भी सही है। चलो सही है, मेरे ख्याल से हमारा ओवरऑल ठीक चल रहा है। बाकी एआई के हमने भी सिर्फ बेसिक्स देखे हैं। जो सीएसएस स्पेशल में ये जो टॉपिक आया था, एआई हैज आउटलिव्ड इट्स क्रॉस्ड इट्स बाउंड्रीज, कुछ इस तरह का ऐसे आया था शायद, और एक ह्यूमन इंटेलिजेंस डेथ टू क्रिएटिविटी, ये दोनों बहुत अच्छी डोमेन्स हैं एआई पे काम करने के लिए। बाकी जो कुछ मॉडर्न डोमेन्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा, ताकि आपके आपके माइंड में एआई के रिलेटेड भी कुछ अच्छे टॉपिक्स हों। एक पैराग्राफ लिख के दिया तो था आप लोगों को, और मुझे तो ये लग रहा था कि जो पैराग्राफ मैंने आपको लिख के दे दिया है उसके बाद बददुआएं ही दे रहे होंगे आपने कि पता नहीं सर ने कंफ्यूज ज्यादा कर दिया है या। तो मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि उस पैरस ने आपको मजीद कंफ्यूज किया था या कंसेप्ट क्लियर हुआ था आपका। बहरहाल थैंक यू सो मच। मैंने भी बहुत दिल से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। नियर पियर का भी खसारा ना, और आपके लिए भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाए। अब इस बात का क्रिटिसिज्म मैंने बर्दाश्त किया है। उन्होंने भी मुझे बड़ा तंग किया है कि बच्चों असाइनमेंट्स मांग रहे हैं, आप लोगों ने भी तंग किया है। लेकिन मैंने उनको अपनी कंफर्ट में चेक किया है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे कि मैं जस्टिस रख सकूं उनके साथ। आपका जो है वो रिटर्न असाइनमेंट्स तो आपको रिटर्न हो ही जानी है, वो मैंने इंश्योर करना है कि जिसने जो लिखा मैं कर दूं चेक। जो चेक किया उसको मैंने बहरहाल ध्यान से ही चेक किया, जितनी मर्जी जल्दी मच सकती थी उतनी जल्दी मचा के भी मैंने ध्यान से चेक किया। बाकी कोशिश की है आपके साथ। देखिए एमपीटी के लिए ना, मैं अगर आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताऊं, पीपीएससी और एफपीएससी का जनरल नॉलेज होता है डिफरेंट। एमपीटीज में हम जनरली देखते हैं कि दोनों किस्म का जनरल नॉलेज मिक्स होता है। और आप कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें चीज़ें कुछ मुश्किल चीज़ें जो एफपीएससी में आती हैं, वो जो है वो, और कुछ अच्छी चीज़ें जो पीपीएससी में आती हैं, वो सब कुछ एमपीटीज में समहाउ मिक्स होता है। तो एक पक्का सोर्स है जनरल नॉलेज का किताबें, जैसे कारवान एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, बहुत अच्छी किताब है। कारवान एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज बाय अहमद नजीब। इसमें फिर दो वर्जन है, एक में सिर्फ एमसीक्यूज है, एक इंसाइक्लोपीडिया है। मैं इंसाइक्लोपीडिया रिकमेंड करता हूँ। वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज बाय कारवान बहुत अच्छी किताब है। इसी तरह नियर पियर की कोई हो सकती है, और किसी की कोई जीके की बुक हो सकती है। ये ही इतनी एक बड़ी किताब है कि इसको आप पढ़ लें तो आपका अच्छा खासा टाइम लगवा जाएगी ये। उसके साथ फिर अब कुछ बुक्स मिलती हैं जिसमें उसने एमसीक्यूज नहीं बनाए हुए, वन लाइनर फॉर्म है। क्या बड़ी तरतीब से आपको बड़े अच्छे तरीके से पास्ट पेपर्स दिए हैं। वो IBES एक बुक है जीके की। इसी तरह आपको एफपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी सेपरेट बुक भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एफपीएससी और पीपीएससी के जनरल नॉलेज, अगर आप जनरल नॉलेज के खिलाड़ी हैं
तो उनको फिर इतनी डिटेल से बता रहा हूँ, जिसने तो उधर जाना ही नहीं है वो तो ना जाए। एमपीटी के लिए ये एक बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट सोर्स है, खाली ये एक किताब। जिसने ज़रा मज़ीद एक्सपैंड करना हो उनके लिए फिर PAKMCQs.com बहुत अच्छी वेबसाइट है। एफपीएससी के बीपीएससी के लेक्चर्स में जो है वो पेपर्स में ये PAKMCQs.com से करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे सवाल लग जाते हैं। वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन या ये जो नियर पियर में का मैगजीन है या कुछ और मैगजीन्स हैं जिनमें एंड पे जीके आता है। नियर पियर का जो मैगजीन है उसमें तो ज़रूर अच्छा जीके है और वर्ल्ड टाइम्स का भी अच्छा जीके है। तो उनको आप जो है वो ये अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड पे बड़े अच्छे आपको एमसीक्यूज बने हैं और अक्सर उनमें से आ जाते हैं। पाक एमसीक्यू, फिर आगे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से आप मैथ्स अलग कर सकते हैं, आप इंग्लिश के लिए कोई अलग जो आपकी ग्रामर का सोर्स है, वोकैब के लिए अलग। अब इन पेपर्स में तो इडियम्स भी आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। सो फिर जीके के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। चलिए, अभी हमारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स अभी हमने एआई पे करने हैं इंशाल्लाह। वो हो सका तो एक आध मजीद आपको मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट भी करवा दूंगा। थैंक यू।